तक, हाँ, सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक। इतिहास में ये दर्ज हुई भारत की यात्रा, सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मिशन को दी मंजूरी। किसानों को मदद और आत्मनिर्भर भारत बनाने में गेम चेंजर साबित होगा यह निर्णय। मुख्यमंत्री ने साहिबगंज जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। कहा, बाढ़ की विभीषिका का आकलन कर पीड़ितों को दिया जाएगा मुआवजा। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभागीय कमेटी के साथ की बैठक। कहा, 1 सप्ताह में तैयार होगी पारा शिक्षकों को स्थायी करने की सेवा शर्त नियमावली। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 32 नए कोरोना संक्रमित मिले। 24 लोग हुए स्वस्थ। सक्रिय मरीजों की संख्या 225 हुई। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011239780046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कई निर्णय लिए हैं। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले की जानकारी कल सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दी। निर्भरता कम करने के और आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। कैबिनेट ने खाद्य तेल के लिए 11,040 करोड़ के राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दी है, जिसे खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम NMEOOP के रूप में जाना जाएगा। ये एक नई केंद्र प्रायोजित योजना होगी जिसमें पूर्वोत्तर निकोबार पर विशेष फोकस रहेगा। अगर मार्केट में उतार चढ़ाव आया और किसान की फसल का मूल्य कम हुआ तो जो अंतर की राशि है वो केंद्र सरकार डीबीटी के माध्यम से किसान को भुगतान करेगी। जो आवश्यकता होती खेती में उसमें जो भी सामग्री लगती है उस सामग्री में भी जो राशि पहले दी जाती थी उस राशि में बढ़ोतरी की गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में लोग इंडस्ट्री लगाने के लिए प्रवृत्त हो सकें, इसलिए इंडस्ट्री को भी 5 करोड़ तक की सहायता का निर्णय आज कैबिनेट के माध्यम से हुआ है। योजना के तहत 11,040 करोड़ रुपए में 8,844 करोड़ रुपए भारत सरकार का हिस्सा है और 2,196 करोड़ रुपए राज्य का हिस्सा। इस योजना के तहत वर्ष 2025 और 26 तक पाम ऑयल के लिए 6.5 लाख हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को कवर करने और फिर इसे बढ़ाकर 10 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रस्ताव है। कच्चे पाम तेल का उत्पादन 2025 और 26 तक 11.20 लाख टन और 2029 और 30 तक 28 लाख टन तक जाने की उम्मीद है।
किसानों को नुकसान न उठाना पड़े, इसके लिए 2 विशेष प्रावधान रखे गए हैं। पाम ऑयल उत्पादन के लिए कच्चे तेल का दाम केंद्र एक प्रणाली के तहत करेगा। अगर बाजार में उतार चढ़ाव आया, मूल्य कम हुआ, तो अंतर की राशि केंद्र सरकार डीबीटी के माध्यम से करेगी। तिलहन उत्पादन की इस योजना से न केवल पाम तेल किसानों को अत्यधिक लाभ होगा, बल्कि पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, रोजगार सृजन होगा, आयात निर्भरता कम होगी और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने नॉर्थ ईस्टर्न एग्रीकल्चरल कॉरपोरेशन लिमिटेड के रिवाइवल का फैसला किया है, जिससे पूर्वोत्तर के किसानों को फायदा होगा। इससे नॉर्थ ईस्ट के किसानों को लाभ मिलेगा, अच्छे मूल्य मिलने में सहायता होगी। 3300 से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर इस पे रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल साहिबगंज जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लिया। उन्होंने अपने दौरे के क्रम में कई विकास योजनाओं का यहां उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ से प्रभावित लोगों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह कटिबद्ध है। श्री सोरेन ने कहा कि बाढ़ की विभीषिका का आकलन कर जल्द से जल्द पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा। और पदाधिकारी उस का समाधान निकालने में लगे हुए हैं। कुछ चीज़ें तत्काल प्रारंभ कर दी गई है। राहत कैंप चल रहे हैं, राहत कैंप में अनाजे बंट रहे हैं, सूखे राशन बंट रहे हैं और राज्य में जितने बचाव दल हैं, इस घटना में कोई ऐसे घटना ना घटे, इसके लिए बचाव दल की भी मुस्तैदी यहाँ पर कर दी गई है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में मानसून एक बार फिर सक्रिय है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। पिछले 24 घंटों में झारखंड में मानसून है सामान्य रहा है और सबसे अधिक बारिश 41 मिलीमीटर अड़की जो कि कोटी जिले में यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। और जो अधिकतम तापमान की बात करें तो 36 डिग्री सेल्सियस बेघर में रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22.6 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया है। अब बात करते हैं सिनेप्टिक फीचर की, तो जो लो प्रेशर एरिया जो उत्तरी उड़ीसा और सटे हुए दक्षिणी झारखंड पे बना हुआ था, कुछ स्थानों पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल गोड्डा को कई सौगातें दी। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा चयनित लाभुकों को प्रधानी पट्टा, नियुक्ति पत्र और अन्य योजनाओं से संबंधित प्रमाण पत्र भी सौंपे। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी प्रखंड स्थित टेशो बथान गांव में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 60 योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बीच जीवन को सामान्य बनाने के साथ विकास को गति देने का काम चल रहा है कि अभी हम लोग धीरे धीरे जीवन सामान्य करने के लिए, आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए जो रुकी पड़ी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को फिर से हम लोग चालू करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में करीब 7,051 लाख रुपए की 37 योजनाओं का उद्घाटन और करीब 2231 लाख रुपए की 23 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य झारखंड के विकास की जड़ को मजबूत करना है। हम लोग इस बार झारखंड के विकास की जो जड़ है उसको इतना मजबूत कर देना चाहते हैं कि आने वाला समय में उस पेड़ का जितना भी पत्ता तोड़ो वो पेड़ कभी हिल नहीं सकता। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई विभागों की ओर से चयनित लाभुकों में से कुछ को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किया। कई नए संशोधन हो रहे हैं। आज उन्हीं नए कानूनों का, उन्हीं संशोधनों की वजह से आज इस मंच के माध्यम से कई बच्चों को नियुक्ति भी दिया जा सका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य को नई दिशा देने का काम कर रही है। उन्होंने लोगों से कोरोना को लेकर सतर्क रहने की अपील भी की।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन ने आतंकवादियों, सशस्त्र समूहों और गैर सरकारी तत्वों की चुनौतियों से निपटने का काम करना जारी रखा है। उन्होंने कहा कि शांति अभियानों की प्रकृति और जटिल हो गई है, इसलिए शांति अभियान की कार्यशैली को समय के अनुसार मजबूत करना होगा। शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने में शांति सैनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को वर्तमान खतरों से सुरक्षित बनाने के लिए 4 सूत्री रूपरेखा का भी प्रस्ताव किया। रामगढ़ जिले की उपायुक्त ने कल कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा की बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को प्रगतिशील किसानों द्वारा अपनाई जा रही तकनीक एवं उससे हो रहे फायदों के प्रति जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रह रहे किसानों को जागरूक करने का निर्देश दिया। आजादी के सफर में आज हम आपको दिखा रहे हैं सुंदर शास्त्री सत्यमूर्ति और पी कृष्ण पिल्लई की शहादत की कहानी। साहस और त्याग की प्रतिमूर्ति सुंदर शास्त्री सत्यमूर्ति की आज जयंती है। उत्कृष्ट और प्रभावशाली वक्ता एस सत्यमूर्ति आज के तमिलनाडु की पुदुकोट्टई रियासत में तिरुमयम के निवासी थे। उनका जन्म 19 अगस्त 1887 को हुआ था। उनका लालन पालन पारंपरिक वातावरण में हुआ और मद्रास से शिक्षा संपन्न करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक वकालत की, लेकिन देश को आजाद कराने की इच्छा उन्हें क्रांति की राह पर ले गई। उन्होंने औपनिवेशिक शासन के विरोध में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। बंगाल का विभाजन हो या रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार हो या साइमन कमीशन का विरोध, सत्यमूर्ति सबसे आगे नजर आए। जब सत्यमूर्ति 1939 में मद्रास के महापौर बने तो शहर जल संकट का सामना कर रहा था। दूरदृष्टा राजनेता के रूप में सत्यमूर्ति ने जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए शहर के पश्चिम में लगभग 50 किलोमीटर दूर पुंडी में जलाशय बनाने की आवश्यकता समझी। ये आज भी चेन्नई के लिए एकमात्र जलाशय है। सत्यमूर्ति लोक कला में निपुण थे। वे कर्नाटक संगीत में तो विशेष रूप से पारंगत थे। उन्होंने मद्रास में संगीत अकादमी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सत्यमूर्ति ने स्वदेशी आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और 1942 में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार किया। उन पर मुकदमा चला और अमरावती जेल में सश्रम कारावास की सजा मिली। इस दौरान उन्हें रीढ़ की हड्डी की बीमारी की समस्या हुई और 28 मार्च 1943 को मद्रास के जनरल अस्पताल में उनका निधन हो गया। सुंदर शास्त्री सत्यमूर्ति वरिष्ठ कांग्रेस नेता के कामराज के राजनीतिक गुरु भी थे। आज पी कृष्ण पिल्लई की जयंती और पुण्यतिथि भी है। वे महान स्वाधीनता सेनानी थे। वे वायकाम सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह और गुरुवयूर मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे। वे केरल में तत्कालीन वाम आंदोलन के संस्थापकों में से एक थे, लेकिन उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत इंडियन नेशनल कांग्रेस से हुए थे। वे पहले गांधीवादी रहे और फिर कांग्रेस सोशलिस्ट बन गए। कृष्णा पिल्लई 1924 में मंदिर में प्रवेश के लिए वायकाम सत्याग्रह के सक्रिय स्वयंसेवक थे, जिसका नेतृत्व ईवी रामासामी कर रहे थे। वायकाम मंदिर प्रवेश आंदोलन अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरोध में चलाया जा रहा था। लंबे समय तक चले उस आंदोलन की सफलता ने सभी हिंदुओं के लिए मंदिर के द्वार खोल दिए। कृष्णा पिल्लई ने 1930 में कोझिकोड से पयानूर तक नमक सत्याग्रह में हिस्सा लिया और सच्चे गांधीवादी के रूप में तिरंगा हाथ में लेकर अंग्रेजों के दमन का बहादुरी से सामना किया। कृष्णा पिल्लई 1931 में गुरुवयूर मंदिर में घंटी बजाने वाले पहले गैर ब्राह्मण थे। शुरू में उनकी राजनीतिक गतिविधि मुख्य रूप से मालाबार क्षेत्र तक सीमित थी, लेकिन 1936 में उनकी गतिविधियों का विस्तार कोचीन और त्रावणकोर तक हो गया।
1938 में उन्होंने अलपुझा में प्रसिद्ध कामगार हड़ताल का आयोजन किया, जो अत्यधिक सफल रही, और 1946 में पुनप्परा वायलार संघर्ष की मुख्य प्रेरणा बनी। कृष्णा पिल्ले संगठन कौशल में बहुत निपुण थे, जो केरल में दबे कुचले लोगों तक पहुंचने में सफल रहे और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। 18 अगस्त 1948 को सर्पदंश से उनकी असमय मृत्यु हो गई। कृष्णा पिल्लई संभवतः केरल के मजदूरों और किसानों के घरों में सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक थे। वे ऐसे नेता थे जिन्हें शोषण और दमन के विरुद्ध साहस और उत्साह से डटे रहने के लिए जाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से झारखंड समेत देश भर में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। झारखंड प्रदेश भाजपा की ओर से केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान कल बोकारो होते हुए धनबाद पहुंची, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने कतरा मोड़ से कतरास बाजार तक रैली निकाली। राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत लगभग 65,000 पारा शिक्षकों को बिहार की तर्ज पर स्थायी करने और वेतननामा देने से संबंधित नियमावली 1 सप्ताह में तैयार कर ली जाएगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कल विभागीय कमेटी के साथ हुई बैठक में सहमति बनने के बाद इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि नियमावली के प्रारूप पर पारा शिक्षकों से भी सहमति ली जाएगी। उनके सुझाव के आधार पर उसमें संशोधन भी किया जाएगा। श्री महतो ने कहा कि पारा शिक्षकों को स्थायी करने में राशि की कमी बाधा नहीं बनेगी। इससे पहले शिक्षा मंत्री ने बैठक कर पारा शिक्षकों को बिहार की तर्ज पर नियोजित करने पर चर्चा की। इसमें विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, शिक्षा सचिव राजेश शर्मा, वित्त सचिव अजय कुमार सिंह, राज्य परियोजना निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया आदि शामिल हुए। पदाधिकारियों ने बिहार की तर्ज पर हुबहू नियमावली बनने पर सहमति व्यक्त करते हुए 1 सप्ताह में ड्राफ्ट तैयार करने की बात कही। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 36,401 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इस अवधि में 39,157 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। 401 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 39,157 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस तरह देश भर में अब तक कुल 3,15,25,080 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.53% हो गई है। इस समय देश में सक्रिय मामले 3,64,129 हैं। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.95% है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.94% है, जो कि लगातार 24 दिन से 3% से कम पर बना हुआ है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 32 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं 24 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य के सक्रिय मामलों की कुल संख्या 225 रह गई है। देश में कोविड टीकाकरण अभियान ने 56 करोड़ 64 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले 24 घंटे में 56 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 56 करोड़ 64 लाख 88 हजार से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 56,36,336 अधिक टीके लगाए गए हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 1,48,250 लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। इनमें 1,13,681 को पहली डोज और 34,569 को दूसरी डोज दी गई। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। पूरे झारखंड को तबाह किए हुए है। तो इससे बचने के लिए अपने हाथ को साबुन से बार बार धोएं, हाथ को सैनिटाइज करें और जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें और कोशिश करें कि एक दूसरे से
2 गज की दूरी बनी रहे। बचने संक्रमण से वैक्सीन लगाओ, मत डरो भाई कोरोना के छठे दूर करो, मत डरो भाई कोरोना के छठे दूर करो। जब भी आप ऐसे किसी शख्स को देखेंगे, कभी भी कहीं भी खुद को बोलिएगा, ये मैं भी हो सकता था। हाथी पांव मच्छर से फैलता है और ये किसी को भी हो सकता है। एक बार हो गया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। हाथी पांव से बचने का एक ही उपाय है, इसे होने ही ना दें। हाथी पांव से बचने की दवा पूरे परिवार के लिए। ये दवा साल में सिर्फ एक बार खानी है। साल की बस एक खुराक, हाथी पांव होगा साफ। सरकारी स्वास्थ्य कर्मी की बात सुने और उनके सामने ही जरूर खाएं हाथी पांव की दवा। आज से 25 अगस्त तक विश्व भर में संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश और दुनिया में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पर देश दुनिया में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पत्र लिखकर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने पत्र में प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये जानकर मुझे प्रसन्नता हुई कि इस संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया जाता है। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए ये काफी जरूरी है। हमारे पूर्वजों, हमारे ऋषि मुनियों ने, ये आनंद का विषय है कि आज सूचना तकनीक के माध्यम से संस्कृत अधिकाधिक लोगों तक सहजता से पहुंच रही है। विश्व में ये भाषा बिल्कुल ही लुप्तप्राय हो गई थी, लेकिन विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से अन्यतम संस्कृत भाषा अनेकों भाषाओं और संस्कृतियों के अस्तित्व का आधार है। हमारे पूर्वजों, हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या से इस भाषा को सभी से अधिक वैज्ञानिक भाषा बनाया। ये आनंद का विषय है कि आज सूचना तकनीक के माध्यम से संस्कृत अधिकाधिक लोगों तक सहजता से पहुंच रही है। विश्व में सभी जगह संस्कृत भाषा के प्रति लोगों का अनुराग बढ़ा है। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठान के द्वारा किए जा रहे प्रयास प्रशंसनीय हैं। मेरा विश्वास है कि संस्कृत सप्ताह का आयोजन लोगों में, विशेषतः युवाओं में, हमारी सांस्कृतिक परंपरा के प्रति नई रुचि, नया उत्साह उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान करेगा। आयोजन की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। सरायकेला अनुमंडल पदाधिकारी रामकृष्ण कुमार ने गम्हरिया प्रखंड कार्यालय में मतदाता पुनरीक्षित सूची को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा नई सूची के निर्माण की अनुशंसा की जा रही है, जिसके तहत 18 वर्ष से ऊपर आयु के नए मतदाताओं की सूची का नामांकन कराना है और मृत हो चुके मतदाताओं का नाम सूची से हटाना है। नहीं तो इसको आपको जो है 51 सरायकेला विधानसभा क्षेत्र का मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम जो है भारत निर्वाचन आयोग के से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में प्रारंभ है। इसी के मार्फत जो है, जो उनका भारत निर्वाचन आयोग से जो डायरेक्शन हम लोगों को मिला है, उसकी जानकारी यहाँ के बीएलओज को, यहाँ के सुपरवाइजर को, सीओ साहब हैं, एईआरओ साहब हैं, एईआरओ मैडम हैं। ऑलरेडी हम लोग सभी लोग जो है प्रशिक्षण देने का भी काम कर रहे हैं और कैसे एक अच्छा मतदाता सूची का निर्माण हो। जामताड़ा साइबर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर थाना प्रभारी सुरेंद्र राय ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से विभिन्न कंपनियों के 19 सिम कार्ड, 5 एटीएम कार्ड, 3 मोटरसाइकिल एवं 1 लाख की बंधन बैंक की जमा पर्ची बरामद की गई है।
हम लोगों ने 6 लोगों को पकड़ा, जिसमें से जो है आपका 9 मोबाइल सेट और 19 सिम कार्ड और 5 ATM कार्ड और लगभग 1 लाख रुपए का एक जमा बंधन बैंक में जमा किया गया रकम का पर्ची और 3 मोटरसाइकिल, जिसमें एक नया मोटरसाइकिल शोरूम से वो लोग खरीद के लाया था, उसको जब्त किया गया। राज्य में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में पाकुड़ जिले में करीब 1 महीने तक चले वन महोत्सव का समापन हो गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पौधे लगाए गए, हरियाली का संकल्प लिया गया। पाकुड़ जिले के निश्चिंतपुर गांव स्थित गोपाल गौशाला में वन महोत्सव के समापन समारोह में सांसद विजय हांसदा और उपायुक्त वरुण रंजन शामिल हुए। इस मौके पर गौशाला प्रांगण में फलदार पौधे लगाए गए। इस दौरान सांसद ने कहा कि पौधे लगाने के साथ साथ इसे बचाने की जिम्मेवारी भी उठानी चाहिए। विश्व में जिस तरह की, चाहे आप कहिए जो भी आपका पॉल्यूशन का आपका ये हाई हो रहा है, आइस कैप्स मेल्ट कर रहे हैं, दिक्कतें जहां भी हो रही है, बाढ़ का हमें प्रभाव झेलना पड़ रहा है, अब हम साहिबगंज में झेल रहे हैं। इन सबों का इलाज एकमात्र है कि हम ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं, पर्यावरण का हम लोग रक्षा करें। कार्यक्रम में शिरकत कर रहे उपायुक्त वरुण रंजन ने पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए कहा, वृक्षारोपण को लेकर लोगों में जागृति आई है। यही कारण है कि जिले में बड़े पैमाने पर पौधे लगाए जा रहे हैं। एक नई जागृति आई है और कई तरफ से यह डिमांड आ रहा है कि हमारे यहाँ पर भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाए। यह इस कार्य का आता है और लोगों के बीच में जो जागरूक जिला प्रशासन वन विभाग के साथ मिल पाकुड़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में पर्यावरण को संतुलित रखना एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरी है। इस चुनौती से निपटना तभी संभव है जब हम बड़े पैमाने पर न केवल पौधे लगाएंगे, उन्हें बचाने का भी प्रयत्न करेंगे। पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। डीडी झारखंड अब आपके लिए हर रविवार शाम 5 बजे संताली समाचार पत्रिका पेश कर रहा है। इस 15 मिनट के संताली समाचार पत्र में आपको हफ्ते भर की खबरों का सार मिलेगा। खबर झारखंड रे आपेया आतंक दराम। अब आपके लोकप्रिय चैनल डीडी झारखंड पर हर रविवार शाम 5 बजे से देखिए संथाली भाषा का साप्ताहिक समाचार खबर संथाली, जिसमें आपको अपनी भाषा में समसामयिक गतिविधियों और कला संस्कृति से जुड़ी खबरों की बहुरंगी छटा देखने को मिलेगी। डीडी झारखंड के इस नई शुरुआत का आप भी हिस्सा बने और निज भाषा में समाचार देखें। तो याद रखिए, दिन रविवार, समय शाम 5 बजे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मिशन को दी मंजूरी। किसानों को मदद और आत्मनिर्भर भारत बनाने में गेम चेंजर साबित होगा यह निर्णय। मुख्यमंत्री ने साहिबगंज जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। कहा, बाढ़ की विभीषिका का आकलन कर पीड़ितों को दिया जाएगा मुआवजा। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभागीय कमेटी के साथ की बैठक। कहा, 1 सप्ताह में तैयार होगी पारा शिक्षकों की स्थायी करने की सेवा शर्त नियमावली। राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 32 नए कोरोना संक्रमित मिले। 24 लोग हुए स्वस्थ। सक्रिय मरीजों की संख्या 225 हुई। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं।